सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स 2026 बहुत अच्छे तरीके से आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। 9 भाग कवर करेंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, इसमें बस कॉपी भर के आइए, ठीक है। जितने अच्छे से आपको बना करके लिखना आता है उतने अच्छे से लिख कर आइए, नंबर लेके आइए, ठीक है। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा एक स्पेशलिस्ट इसके टीचर चेक नहीं करते हैं कि इन्वायरमेंटल के लिए जैसे आपके बायो केमिस्ट्री के टीचर चेक करते हैं, सुटिक्स हो गया, सुटिक्स के यहाँ पे कोई भी चेक करता है कॉपी, ठीक है। कोई अदर स्ट्रीम का है वो भी चेक करता है कॉपी इन्वायरमेंटल का, ठीक है। चाहे केमिस्ट्री वाला हो चाहे सुटिक्स वाला, कोई भी चेक करेगा कॉपी। तो इन्वायरमेंटल में बस आपको कॉपी भर के आना है और अच्छे तरीके से लिख के आना है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी फिलहाल टॉप 20 चल रहा था, इसमें भी वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर सॉरी यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, टॉप 100 क्वेश्चन नहीं, एमसीक्यू नहीं आएगा इसमें, सॉरी एमसीक्यू वगैरह या फिर इन द ब्लैंक्स वगैरह नहीं आता है, खाली आपके इसमें सारी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी शॉर्ट दे दिया लेकिन मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन ही होते हैं, वही हमें करना है, ठीक है। 50 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर में पूरा कॉपी भर के आ जाइए, आराम से पास हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में। 17 नंबर से कम हुआ तो बैक लग जाता है, फेल हो जाते हैं, ठीक। और एक मन में आ रहा होगा कि सर अगर फेल हो गए तब क्या होगा, तो कोई बात नहीं, आगे फिर नवंबर में या फिर अक्टूबर में स्पेशल बैक का फॉर्म आएगा, उसको भरना पड़ेगा, फिर तब जाके इसको क्लियर कर पाएंगे। तो ऐसी नौबत ना आए, अभी से कोशिश करिएगा इन्वायरमेंटल वगैरह या कोई भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे, ठीक। 16वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था कि जल संरक्षण अधिनियम 1974 क्या है, इसके बारे में बताए थे कि वाटर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है इसके बारे में देखे थे, इसके इफेक्ट और डिस्पोजल के बारे में देखे थे कि इसका निपटान कैसे होगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सॉलिड वेस्ट वाला भी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। फाइनल डेट शीट अभी नहीं आई है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1-2 दिन का कुछ ना कुछ चेंजेस होगा तभी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो डिस्कस नॉइज पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, एक्सप्लेन सोर्सेस, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन। ध्वनि प्रदूषण और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को हमें पढ़ना है, इसके प्रभाव, इसके स्रोत और इसके रोकथाम। अब देखिए कितने आराम से इसको बना करके आप चाहें तो पूरी कॉपी भर के आ सकते हैं, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन आपको पता है कि ध्वनि प्रदूषण कितना ज्यादा खतरनाक है, खासकर हमारे ये हेयरिंग के लिए, सुनने की प्रॉब्लम्स होती है अगर ध्वनि प्रदूषण होता है तो, ठीक है। हमें हेडेक की प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है इसके प्रभाव से। कैसे इसको कंट्रोल करना है, सारी चीजें हम यहाँ पे बना बना के एक बार देखते हैं, सरसरी निगाह से बना के लिखेंगे। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है इसको देखेंगे कि किस तरह से हमें रेडिएशन से बचना चाहिए, जो अल्फा रेडिएशन, बीटा हो गया, गामा हो गया, इसके बारे में देखेंगे। इसके स्रोत क्या है, क्या प्रभाव है, क्या कैसे रोका जाए, इसको देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण पर चर्चा करें। स्रोत मतलब सोर्सेस, ठीक है, कहां से ये आ रहा है, प्रभाव और रोकथाम को समझाएं। चलिए देखते हैं कि लेकर आते। तो यहाँ पे सबसे पहली बात फिर बता दें, जो यूपी के स्टूडेंट हैं वही देखेंगे, बाकी अदर स्टूडेंट अपना रिवीजन कर सकते हैं। अभी 6 बजे से स्वाति सेजवानी मैम की क्लास स्टार्ट होगी, उसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा। यहाँ से यूपी के जो उत्तर प्रदेश से अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ईईडीएम, वही बस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है आइए देखते हैं। किसी का कमेंट आ रहा था कि सर ईयरबड से भी असर पड़ता है। जी हाँ, आप एकदम बेस को बढ़ा लेंगे, एकदम धुन में चलेंगे, बिल्कुल असर पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन का मतलब होता है टू मच अनवांटेड या हार्मफुल साउंड इन द एनवायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में टू मच अनवांटेड, अनचाहा या फिर हानिकारक साउंड अगर आ रहा है, वही होता है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। जिसको आप नहीं चाह रहे हैं, अनचाहा साउंड या हानिकारक साउंड अगर आपके इन्वायरमेंट में सुनाई दे रहा है, वही ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा अनचाही या नुकसानदायक आवाज ही कहलाता है ध्वनि प्रदूषण। इट इज कास्ड बाई लाउड साउंड, ये बहुत तेज आवाज के कारण होता है। दैट डिस्टर्ब पीपुल, एनिमल्स एंड नेचर, जो लोगों को डिस्टर्ब करता है, जानवरों को डिस्टर्ब करता है, प्रकृति को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन इज ग्रोइंग प्रॉब्लम दैट इफेक्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो ध्वनि प्रदूषण है एक बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है, जो प्रभाव डाल सकता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब ह्यूमन लाइफ, ये सिर्फ ह्यूमन लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता, बट आल्सो इफेक्ट एनिमल एंड द एनवायरमेंट। जो हमारे पर्यावरण में एनिमल्स होते हैं उनको भी प्रभावित करता है ये ध्वनि प्रदूषण, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट में आप लोग ऐसी ऐसी बातें कहते हैं यार, क्या बताया जाए। चलिए, वी कैन रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन एंड मेक आवर सराउंडिंग पीसफुल एंड हेल्दी। वी कैन रिड्यूस, हम कम कर सकते हैं ध्वनि प्रदूषण को। मेक आवर सराउंडिंग पीसफुल एंड हेल्दी, अपने सराउंडिंग को, अपने चारों तरफ बहुत शांतिपूर्वक और स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह तेज आवाजों की वजह से होता है जो लोगों, जानवरों और नेचर, जो मतलब लोगों को, जानवरों को और प्रकृति को परेशान करते हैं। ध्वनि प्रदूषण एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है जो शारीरिक और मानसिक हेल्थ दोनों पर असर डालती है। यह न सिर्फ इंसान जिंदगी को परेशान करता है बल्कि जानवरों और हमारे पर्यावरण पर भी असर डालता है। हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं और अपने आसपास को शांत और हेल्थी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत बेसिक टॉपिक था जिसको आप लोग समझें और एकदम आराम से बना करके लिख ले जाएंगे कि जो टू मच अनवांटेड, अनचाहा जो आवाजें आती हैं, हानिकारक पदार्थ आता है हमारे पदार्थ में, वही ध्वनि प्रदूषण होता है। एकदम अच्छे से हेडिंग को इंग्लिश में, बाकी चीज हिंदी में बना करके खूब लिख के आइएगा कापी भर के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगा सोर्सेस, स्रोत कहाँ से आएंगे। ठीक है, स्रोत कहाँ से आता है, ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या है, इसको देखते हैं। ध्रुव जी कह रहे हैं सर बायोकेमिस्ट्री में कंप्लीट टॉपिक याद नहीं हो रहा है तो क्या करें, रिलेट लिख दें। कंप्लीट टॉपिक याद नहीं रहा, अगर आपको क्या बोलते हैं रिलेट का मतलब क्या, जैसे कुछ चीजें रिलेट नहीं कर सकते। अगर आप क्रेब साइकिल के साइकिल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का पूरा चेन लिख के आएंगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फास्ट आप ग्लाइकोलिसिस में आप क्रेब साइकिल बताएंगे, यूरिया साइकिल बताएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें रिलेट मत करिएगा। हाँ, कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जिसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन सारा रिलेट नहीं होगा। बायोकेमिस्ट्री में सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट की तरह ट्रीट करेंगे, उसको प्रोटीन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटीन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, वो न्यूक्लिक एसिड ही होगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिसको आप लिख सकते हैं लेकिन बहुत कम है ऐसा। ठीक, चलिए, तो सोर्सेस ऑफ ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कहाँ से आता है। सबसे पहले ट्रैफिक नॉइस, शहर में अगर बाहर निकल जाइए तो कार, बस, ट्रक, ट्रेन, एयरप्लेन्स, ठीक है, यहां से कितनी तेजी से आवाजें आती हैं जो कि ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। इंडस्ट्रियल नॉइस, फैक्ट्रीज एंड मशीन, बहुत सारे फैक्ट्री, बहुत सारे मशीन, इसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल नॉइस होती है, ध्वनि बहुत तेजी से आती है। कंस्ट्रक्शन वर्क आप देखे होंगे, जहां बिल्डिंग होता है, सड़कें बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, ब्रिज वगैरह बनते हैं, वहां से भी बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं। लाउड स्पीकर एंड म्यूजिक सिस्टम, लाउड स्पीकर और बहुत म्यूजिक सिस्टम ड्यूरिंग पार्टीज, फेस्टिवल्स या फिर पब्लिक फंक्शंस। पार्टीज वगैरह में, पार्टी हो रही है आज, फेस्टिवल हो रहा है, मतलब कोई त्योहार है या फिर पब्लिक फंक्शंस है, भाई डीजे पसंद है, डीजे बेस पसंद है, बेस बेस बढ़ाओ बेस, तो यहाँ से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए, इसीलिए जो बहुत ज्यादा आप देखे होंगे जो हाउस वगैरह होते हैं आजकल, बड़े बड़े हॉल होते हैं, वो किसके, शीशे के बने होते हैं, तो वहां पे वॉइस बहुत स्लो रखा जाता है। ठीक है, जहां पे आपको एक मीठी आवाज होती है जो आपको अच्छा फील होगी, और नॉइस पॉल्यूशन का पूरा फोकस किया जाता है। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने पे पूरा फोकस किया जाता है। तो ये नहीं कि पूरा डीजे बजा दो, अभी भी देखेंगे, और ये डीजे तो, और अभी बात है अगर यूपी में आप लोग जहाँ रहते होंगे, नवरात्रि वगैरह होता है तो थोड़ा कंपटीशन होता है। ठीक है, जैसे कोई डीजे राहुल है, इधर डीजे अभिषेक है, तो वो कहेगा तुम बजाओ, डीजे राहुल और डीजे अभिषेक कंपटीशन कर रहे हैं। अब की बार देखिए, हम थोड़ा मार्केट गए, क्या था, नवरात्रि था कि कुछ था, कंपटीशन चल रहा था, मतलब कि आप उधर तेज बढ़ा रहा है, उधर तेज बजा रहा है, फिर लाइटिंग का इफेक्ट दोनों कर रहे हैं, और खूब तेजी से कंपटीशन करते हैं। अगल बगल वाले का पूरा एकदम हालत खराब हो जाता है, वो अपना बढ़ाता है, वो अपना, हद है, पूरी कंपटीशन चलती है। तो लाउड स्पीकर एंड म्यूजिक सिस्टम ड्यूरिंग पार्टीज, फेस्टिवल या पब्लिक फंक्शंस में, इसकी वजह से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, मार्केट प्लेस, बिजी शॉप, क्राउडेड एरिया विथ लाउड टॉकिंग एंड व्हीकल साउंड। बिजी शॉप, बहुत ज्यादा आप दुकान पे गए हैं, भीड़ हुआ है। क्राउडेड एरिया, बहुत भीड़ भाड़ है, कोई बहुत तेजी से बोल रहा है कि अरे इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, ऐसे में भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। व्हीकल साउंड, बहुत ज्यादा गाड़ियों की आवाज आती है। ठीक है, चिल्लाना पड़ता है, तेज से बोलना पड़ता है, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। ठीक है, चलिए, तो स्रोत भी आपको समझ में आ गया, ट्रैफिक नॉइस हो गया, इंडस्ट्रियल नॉइस हो गया, या कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, इसको थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। ट्रैफिक का शोर कार, बस, ट्रक, ट्रेन और हवाई जहाज से होता है। इंडस्ट्रियल शोर की बात करें, फैक्ट्रियों और मशीनों से जो आवाजें आती हैं वो सब ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं।
ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम जैसे सड़क, घर और पुल बनाना, लाउड स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, पार्टियों, त्योहारों या पब्लिक फंक्शन के दौरान, मार्केट प्लेस में निजी दुकानें और भीड़ भाड़ वाली जगह जहां तेज से आवाज में बातें, गाड़ियां की आवाजें आती हैं, वो सब ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं। ठीक है सर, कैसे पास होंगे, बहुत डर लग रहा है, कोई तरीका बता दीजिए प्लीज। एकदम रोते हुए समीर जी बता रहे हैं कि सर कोई आइडिया बता दीजिए। एक ही आइडिया है, टॉप 20 को पढ़ डालिए, पास हो जाएंगे। ठीक है, टॉप 20 को पढ़ डालिए, पास हो जाएंगे। टॉप 20 में पहले जो इजी क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन उनको टारगेट करिए, उसके बाद बड़े क्वेश्चन को देखिएगा। ओके, और फिलहाल अभी तो कोई आइडिया नहीं है कि आप पास होने का। आप टॉप 20 देखिए, हम ये नहीं कह सकते पूरा सिलेबस फिर से पढ़ डालिए, टॉप 20 ही ये 20 क्वेश्चन जिसको देख सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन मतलब पूरे एक क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं याद हो रहा है, मेन याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको 5 टॉपिक बताया गया है, 2 टॉपिक याद कर लीजिए, लेकिन टॉप 20 को टारगेट, टॉप 20 को जरूर पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इफेक्ट आप पहले तो आप देखिए क्या होता है ध्वनि प्रदूषण, दूसरा देखिए क्या सोर्सेस हैं, अब क्या प्रभाव है ध्वनि प्रदूषण के ह्यूमन हेल्थ पे, हमारे हेल्थ पे इसका ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है हियरिंग प्रॉब्लम, मतलब सुनने में दिक्कत होता है। लॉन्ग एक्सपोजर टू लाउड साउंड कैन कॉज हियरिंग लॉस। लंबे समय तक अगर आपको ऐसे आवाजें सुनाई दे रही हैं डीजे वाली या बहुत तेजी से क्राउडेड एरिया, तो धीरे धीरे सुनाई कम देना शुरू हो जाता है। ठीक, दूसरा है स्ट्रेस एंड इरिटेशन, बहुत ज्यादा चिंता, स्ट्रेस, इरिटेशन होता है। नॉइस कैन मेक पीपल एंग्री, टायर्ड या एनेक्सियस। अभी मान लीजिए कल आपका फार्माकोलॉजी का पेपर है और आपके बगल में डीजे बज रहा है, क्या आपको अच्छा लगेगा? सपोज करिए कि कल कोलॉजी का पेपर है, कोलॉजी जैसे सब्जेक्ट का पेपर है, बगल में डीजे बजा रहे, कह रहे हैं आज बर्थडे है, बर्थडे थोड़ी धीरे धीरे आता है। आप पे क्या बीतेगा? आप क्या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे, बहुत इरिटेट हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा? यूट्यूब पे आपका उदित फार्मेसी में मैराथन चल रहा है, मिथिलेश सर ले रहे हैं, अब आपके बगल में डीजे बज रहा है, कितना लगाएंगे ईयरफोन? तो ऐसे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इरिटेशन होता है, बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि नॉइस कैन मेक पीपल एंग्री, टायर्ड या एनेक्सियस, बहुत चिंता, बहुत गुस्सा, बहुत टायर्डनेस फील होते हैं इसके वजह से। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन के प्रभावित वजह से। स्लीप डिस्टर्बेंस, नॉइस एट नाइट कैन लीड पुअर स्लीप या फिर इंसोमिनिया। ठीक है, नाइट नॉइस एट नाइट, अगर रातों में बहुत देर तक डीजे बज रहा है, आवाज आ रही है कहीं से, ठीक है, बहुत ज्यादा क्राउडेड की आवाज आ रही है, आपका मार्केट में घर है, तो नींद में भी दिक्कत होता है। और इंसोमिनिया मतलब अनिद्रा की भी प्रॉब्लम हो जाती है, रात में लंबे समय तक जगने की। हार्ट प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म नॉइस कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है, नॉइस लंबे समय तक अगर आवाजें सुनते रह रहे हैं तो ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होगा और हार्ट डिजीज भी हो सकता है। ठीक है, इतने दिन में टॉप 20 कैसे कवर होंगे सर? अनुराग पांडे जी बिल्कुल कवर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं। टॉप 20 को उठाइए, टॉप 20 खुद आपको पुश करेगा कि अरे भैया इसको जल्दी खत्म करो। ठीक है, ऐसा फीलिंग आएगा क्योंकि एग्जाम करीब आ रहा है। आप उठाइए तो खाली डर लग रहा है टॉप 20 ना, अगर एक बार सीरियसली पढ़ेंगे वो खुद कहेगा भैया इस क्वेश्चन को इतना देख लो, हो जाएगा। आप देखिएगा उसको पढ़ करके, खुद आपको आंसर जल्दी जल्दी याद होंगे अब, क्योंकि एग्जाम करीब आ रहा है। सुनने, देखिए इफेक्ट क्या है नॉइस पॉल्यूशन का? सुनने में दिक्कत, ज्यादा देर तक तेज आवाज सुनने की क्षमता कम हो जाती है। स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन, शोर से लोग गुस्सा, थके हुए या परेशान हो सकते हैं। नींद में दिक्कत, रात में शोर से नींद खराब हो सकती है, नींद न आने की समस्या हो सकती है। दिल की दिक्कतें, ज्यादा देर तक शोर रहने से ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये ध्वनि का जो आपके नॉइस पॉल्यूशन है, इसके प्रभाव क्या है ह्यूमन हेल्थ पे, और इसका क्या स्रोत से कहां से आता है, ये आप जान चुके हैं। अब और अच्छा कुछ और है, चलिए। रिड्यूस कंसंट्रेशन, किसी चीज पे आप फोकस कर रहे हैं, हार्ड टू फोकस या स्टडी, किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, इन नॉइसी एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे आप। ठीक, मेंटल हेल्थ इश्यू, इंक्रीज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर मेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, सोचिए, डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी मेंटल प्रॉब्लम बढ़ सकती है इस आवाजों की वजह से। शोर वाली जगह पर ध्यान लगाना या पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। ये सब इफेक्ट है, प्रभाव है ध्वनि प्रदूषण के। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। तो आपको ध्वनि प्रदूषण में कुछ नहीं करना, बस आराम से अगर आता है नॉइस पॉल्यूशन तो लिख दीजिएगा। अब देखिए प्रिवेंशन क्या है, कोई जरूरी नहीं यही लाइन लिखिए, आप एक बार समझ चुके हैं ध्वनि प्रदूषण होता क्या है,
कोई अनचाहा साउंड बहुत तेजी से हमारे पास आ रहा है, हमारे कानों में सुनाई दे रहा है, वही ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, चाहे वो किसी एरिया का हो, किसी जगह का हो, कोई भीड़ भाड़ जगह हो, कोई आवाजें आ रही हो, चाहे गाड़ियों की आवाजें आ रही हो, कोई डीजे बजाया हो, ये सबसे ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, इसका एक तीव्रता होता है कि धीमी आवाज रहे, जैसे कि उसको डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे। देखिए प्रिवेंशन क्या है ध्वनि प्रदूषण का, यूज ऑफ साउंड प्रूफ मटेरियल। ठीक है, साउंड प्रूफ मटेरियल का यूज करना इन बिल्डिंग, विंडो एंड डोर में। ठीक है, बिल्डिंग हो गया, बड़ी बड़ी खिड़कियां हो गई या दरवाजों में साउंड प्रूफ मटेरियल यूज की जाती हैं, जिससे वॉइस पॉल्यूशन को रोका, नॉइस पॉल्यूशन को रोका जाता है। ठीक है, नो हार्म जोन नियर हॉस्पिटल, स्कूल एंड रेसिडेंशियल एरिया में हॉर्न वगैरह जो होता है वो नहीं बजाने चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल, स्कूल और रहने की जगहों के पास नो हार्म जोन वहां होना चाहिए। ठीक, पेड़ लगाना, ट्री प्लांटेशन, ट्री एब्जॉर्ब साउंड एंड रिड्यूस नॉइस लेवल। जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्री प्लांटेशन की बात करें तो ट्री एब्जॉर्ब साउंड, ये साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और नॉइस लेवल को रिड्यूस कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेटर अर्बन प्लानिंग, बेटर अर्बन प्लानिंग की बात करें, कीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रैफिक अवे फ्रॉम होम, कीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रैफिक अवे फ्रॉम होम। इंडस्ट्री और ट्रैफिक को घरों से दूर रखें, तभी कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है। बेटर अर्बन प्लानिंग। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको आप बता सकते हैं ध्वनि प्रदूषण का रोकथाम कैसे होता है। ओके, चलिए, तो क्या बताइए, यहां तक का हो जाएगा। और है देखिए, लो नॉइस मशीन इन होम एंड फैक्ट्री में कोशिश करें कि जो कम आवाजें वाली मशीन होती है उनका यूज करें। कम आवाज वाली मशीनों का इस्तेमाल घरों, फैक्ट्रियों में। पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेट पीपुल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस, लोगों को शिक्षित करें, बताएं कि जो ध्वनि होता है उससे हानिकारक प्रभाव क्या हो सकता है। लोग जागरूक होंगे तभी कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण को रोकथाम लगाएंगे। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को देख लीजिएगा, बहुत इजी है। आपको यही नहीं कि यही पॉइंट लिखना है, फिर बता रहे हैं आपको अपने मन से बना करके लिखना है। टॉपिक हेडिंग आपको यहां से उठाना है, ध्वनि प्रदूषण, थोड़ा बहुत सरसरी निगाह से देख लेना है, स्रोत क्या है इसको देख लेना है, फिर अपने मन से अपनी कॉपी में बना करके लिखिएगा। उसके बाद फिर प्रभाव क्या है ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए, और प्रिवेंशन। अब अगर मन में क्वेश्चन मान लीजिए आपसे ये आया कि डिस्कस इन डिटेल नॉइस पॉल्यूशन, तो क्या सर हेडिंग लिखना जरूरी है? तब भी हेडिंग लिखना जरूरी है। जो हेडिंग आप लिखे हुए हैं, सोर्स, इफेक्ट, प्रिवेंशन, तब भी लिखिएगा। आपसे नहीं पूछ रहा है पेपर में, तब भी हेडिंग वाइज लिख के आइएगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, पूरी कहानी मत भर के आइएगा, लिख के आएंगे तो हेडिंग अच्छा लगेगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर कट करते हैं। सर मैम की क्लास कैंसिल हो गई, आप ये कंप्लीट करा दीजिए आज। मैम की क्लास कैंसिल हो गई, ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। पूरा एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन चलिए पहले जितना पढ़ते हैं उसको देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो धर्मी प्रदूषण को देखते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है? अभी तक आप नॉइस पॉल्यूशन देखे, अब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन देखेंगे। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो हानिकारक रेडियो सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, अगर ये प्रेजेंस हो जाए, उसकी वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में नुकसानदायक रेडियो एक्टिव चीजों का होना। ठीक है, पर्यावरण में नुकसानदायक रेडियो एक्टिव चीजों का होना। दीज सब्सटेंस रिलीज रेडिएशन, ये सब्सटेंस पदार्थ रेडिएशन रिलीज करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज। ठीक है, दैट कैन डैमेज लिविंग सेल्स। ओके, ये चीजें रेडिएशन अल्फा बीटा गामा के रेज छोड़ती हैं जो जीवित सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छा, मैम की 7 बजे वाली क्लास स्टार्ट हुई है ना, तो बिल्कुल वही तो कह रहे हैं कि हम मैम से बात कर लेंगे जैसा भी होगा। और ये क्लास आपकी 6 बजे चलेगी, बस थोड़ा सा रेडियो एक्टिव पढ़ लेते हैं, बाकी चीजों को कल पढ़ेंगे। ठीक, जल्दी देख लेते हैं। देखिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो हानिकारक रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, अगर इनकी उपस्थिति हो जाए, उनकी वजह से होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ये रेडिएशन छोड़ते हैं, कैसे? अल्फा बीटा गामा।
ठीक है, आप देखे होंगे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा रेज हो गए, ये सब खतरनाक रेडिएशन छोड़ते हैं जो कि हमारे लिविंग सेल को डैमेज कर सकते हैं। ओके, समझ में आया। अब क्या होते हैं ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, तो यहाँ पे देखिए कुछ दे रखे हैं, जैसे थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, रेडॉन हो गया, रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया, ये सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। क्लियर। तो यही हानिकारक रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो जाए तो उससे होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्रोत क्या है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के, स्रोत क्या है, कहां से होता है सर? इसका मेन एक्ट और रूल एक दिन क्लास ले लीजिएगा प्लीज सर। चलिए आगे देखते हैं। सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, क्या स्रोत है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का? न्यूक्लियर पावर प्लांट लीकेज। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके लीकेज की वजह से ऐसा होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहां के वजह, उसके लीकेज की वजह से ऐसा होता है। न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, जहां पे वेपन की टेस्टिंग होती है, ठीक है, जहां पे वेपन की टेस्टिंग होती है, वेपन का मतलब क्या, जो बड़े बड़े बंदूक होते हैं, बारूद होते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है। एक्सप्लोशन ऑफ एटॉमिक बम, एटॉमिक बम का धमाका, वहां से रेडिएशन होते हैं। एटॉमिक बम वगैरह अगर दगते हैं तो वहां से भी रेडिएशन रिलीज होते हैं, हानिकारक रेडिएशन जो हमारे एनवायरमेंट को पूरा पॉल्यूटेड करते हैं। माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स, रेडियो एक्टिव ओर की माइनिंग मतलब रेडियो एक्टिव जो अयस्क होते हैं उनका खनन, रेडियो एक्टिव अयस्क का खनन, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इनका खनन करेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं रेडिएशन रिलीज होता है जो हमारे एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं क्या करेगा, टॉक्सिक करेगा। ओके, तो नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो कॉस्मिक रेज, रेडान गैस फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, कॉस्मिक रेज हो गया चट्टानों से निकलने वाली रेडान गैस। ठीक है, ज्वालामुखी का फटने से या फिर चट्टानों से जो रेडान गैस निकलता है, ये सब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के कारण बनते हैं। ओके, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट लीकेज हो गया, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, जहां पर टेस्टिंग की जाती है बंदूकों वगैरह की, एटॉमिक बम वगैरह जहां दगते हैं वहां से रेडिएशन निकलते हैं, हानिकारक रेडिएशन निकलते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, जहां पे खनन होता है, रेडियो एक्टिव अयस्क का खनन किया जाता है, वहां से बड़े बड़े जो सब्सटेंस होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, ये सब निकलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट होता है हमारा वो पॉल्यूटेड होता है। नेचुरल स्रोत है क्या है, कॉस्मिक रेज, रेडान गैस फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, कॉस्मिक रेज हो गया, रेडान गैस हो गया, चट्टानों से जो रेडान गैस निकलता है, जो कॉस्मिक रेज ज्वालामुखी फटते हैं तो वहां से भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। समझ में आया? एक बार फिर देख लीजिए, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जो हानिकारक रेडियो एक्टिव पदार्थ हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंस हो जाए वही होता है। हानिकारक में बहुत सारे देख पाएंगे आते हैं, यूरेनियम, कोबाल्ट, रेडियम, ये सारी चीजें। ठीक, ये कहीं ना कहीं रेडिएशन छोड़ते हैं ना, अल्फा बीटा गामा छोड़ते हैं जो हमारे लिविंग सेल को डैमेज करते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है रेडियो एक्टिव का पॉल्यूशन का हमारे ह्यूमन हेल्थ पे, आइए देखते हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो कैंसर एंड ट्यूमर, ये रेडिएशन की वजह से अगर ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो कैंसर एंड ट्यूमर हो सकता है। ओके, ड्यू टू डैमेज बॉडी सेल्स, बॉडी सेल को डैमेज कर सकता है, शरीर के खराब सेल के कारण ऐसा होता है, कैंसर और ट्यूमर हो सकता है। ऑर्गन डैमेज, सोचिए लीवर, किडनी एंड बोन मैरो, ये सब ऑर्गन डैमेज हो सकता है। लीवर, किडनी और बोन मैरो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकता है। वीकेंड क्या है, वीक इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाएगी, जिससे कोई भी इंफेक्शन हो सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम, रेडिएशन सिकनेस, वोमिटिंग, फटीग, हेयर लॉस, विकर्ण की बीमारी हो सकती है जिसके वजह से उल्टी, थकान, बाल का झड़ना, ये सब रेडिएशन की वजह से होता है। ओके, तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, कैंसर, ट्यूमर, ऑर्गन डैमेज, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, रेडिएशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ऑर्गन डैमेज में हार्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, बोन मैरो हो गया। हार्ट प्रॉपर तरीके से तुरंत डैमेज नहीं होगा, लेकिन हार्ट पे कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर पे भी इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। चलिए स्किन प्रॉब्लम, हाँ एक चीज और लिख सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम, जो कि यहाँ नहीं लिखा है, आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, इसलिए तो कहते हैं बना कर लिखिएगा। स्किन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम भी होते हैं, तो आप इसके प्रभाव में बना करके रेडिएशन के बारे में जो भी आप फील किए हैं, अभी तक पढ़े हैं, उसको अपने मन से बना करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रिवेंशन कैसे और कैसे रोका जाए, रोकथाम और नियंत्रण, जो आपके रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है इसका रोकथाम कैसे लगाया जाए, कैसे इसे नियंत्रण किया जाए, आइए देखते हैं। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट,
ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट का प्रॉपर स्टोरेज इन सिक्योर सील्डेड कंटेनर, ठीक है। एक सिक्योर सील्डेड कंटेनर मतलब प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसका प्रॉपर स्टोरेज करके कहीं ना कहीं से रोका जा सकता है। एक सिक्योर और सील्डेड कंटेनर, बंद कंटेनर में इन्हें रख के जिससे रेडिएशन ना लीक हो सके, तभी जाके इसे रोका जा सकता है। ठीक है। रेडियो एक्टिव कचरे को सुरक्षित ढके हुए कंटेनरों में ठीक से स्टोर करना चाहिए, तभी से रोका जाएगा। स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन फॉर न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर प्लांट के लिए सख्त सुरक्षा नियम, जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं बड़े बड़े, उसके लिए सख्त सुरक्षा नियम होने चाहिए जिससे रेडिएशन ना लीक हो। ओके, तभी कहीं ना कहीं रोका जा सकता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को। ठीक। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फ्रॉम वर्कर, जो वहां वर्कर काम करते हैं उनके लिए प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होना चाहिए, जो कपड़े पहने वो काफी प्रोटेक्टिव रहे, क्योंकि जिससे उसे उसका बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़ सके रेडिएशन का, तो उसको प्रयोग करेंगे तभी कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। मॉनिटरिंग रेडिएशन लेवल इन द एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण में रेडिएशन लेवल को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। रेडिएशन अल्फा बीटा गामा रेडिएशन लेवल को मॉनिटर करना, निगरानी करना बहुत जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं इसका रोकथाम लगाया जा सकता है। अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की आवश्यकता नहीं है तो उसे यूज नहीं करने रहना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि शादी है तो चलो बढ़िया से बंदूक जगाते हैं, ठीक है, गोला फोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, नहीं। रेडियो एक्टिव चीजों के गैर जरूरी इस्तेमाल से बचें, माहौल में रेडिएशन के लेवल पर नजर रखें। मॉनिटरिंग रेडिएशन लेवल इन द एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण में रेडिएशन के लेवल पर नजर रखना। काम करने वालों के लिए सुरक्षा वाले कपड़ों का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें हैं जिसको आप पढ़ के बता सकते हैं, जिससे कंट्रोल किया जा सकता है किसको, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को। ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आप दो चीज देखिए, क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आपका क्या था, फिर से देखते हैं। 18 क्वेश्चन था ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, दोनों आप बहुत अच्छे से सीख लिए। अब एक बार कमेंट में थंब बना दीजिए, क्या अपने मन से बना करके लिख ले जाएंगे। ठीक है। बस एक बार कमेंट में अभी बताइए, थोड़ा सा और करा दें, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन और देखेंगे। एक बार कमेंट में थंब बना दीजिए, क्या ये अपने मन से बनाकर लिख ले जाएंगे, यहां समझ में आ गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको सारी चीजें फ्री हो जाएंगे। आपको देखिए, इन्वायरमेंटल वाली चीजें खत्म हो गई, अब डिजास्टर मैनेजमेंट वाली चीजें बाकी है। डिफाइन टर्म डिजास्टर, ये डिजास्टर क्या होता है, नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर को एक्सप्लेन करना है। ये डिजास्टर क्या होता है, आपदा क्या होता है, और नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर के बारे में डिफाइन करना है। ठीक है, कि ये प्राकृतिक डिजास्टर आपदा क्या होता है, और मेन मेड हम लोग से जो आपदाएं होती हैं वो क्या होता है, आपदा होता क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके। चलिए, तो थोड़ा बहुत देखना है सरसरी निगाह से, उसके बाद बना करके आपको खुद लिखना है। ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये डिजास्टर होता क्या है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलिए, बस खाली डिजास्टर देख लेंगे और नेचुरल मैनमेड और बाकी चीजें, नेचुरल क्या होता है, मैनमेड क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। ठीक है। क्या होता है डिजास्टर, ए डिजास्टर इज ए सडन एंड हार्मफुल इवेंट दैट काज लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। देखिए, डिजास्टर आपदा जो होता है वो अचानक से, सडन एंड हार्मफुल इवेंट, एक अचानक से एक हानिकारक घटना होता है जिसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है। हमारे प्रॉपर्टी, हमारे जमीन सब डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। पूरा इन्वायरमेंट हमारा खराब हो जाता है और ह्यूमन के लाइफ के जो जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है उस पर प्रभाव पड़ते हैं। इट कैन हैपन एनी टाइम, ये कभी भी हो सकते हैं, कभी भी किसी जगह पे हो सकते हैं। एंड इट ऑफन नीड इमरजेंसी हेल्प एंड सपोर्ट, और प्रायः उनकी आवश्यकता होती है इमरजेंसी हेल्प की और सपोर्ट की, टू सेव पीपुल एंड रिपेयर टू डैमेज, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए। ठीक है। तो आपदा जो होती है कभी भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। ओके। आपदा एक अचानक और नुकसानदायक घटना है जिससे जान का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, और पर्यावरण नष्ट होता है, और आम इंसानी जिंदगी पर असर पड़ता है। ठीक है। या कभी भी और कहीं भी हो सकती है, और लोगों को बचाने और नुकसान को ठीक करने के लिए अक्सर इमरजेंसी मदद और सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे देखिए 2015 में नेपाल भूकंप, क्या पता था भूकंप आएगा, कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो गई, कहीं बाढ़ आ जाता है, तो ये आपदा कभी भी कहीं पे भी आ सकती है। ठीक है। और गवर्नमेंट इस पे बहुत सारे वर्क कर रही है कि आपके मोबाइल पे, आपके डिवाइस पे चीजें पहले से अलर्ट हो जाए,
ठीक है, सैटेलाइट के जरिए पहले से ट्रैक हो सके, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सके कि हाँ कुछ आपदा आने वाला है। ठीक है, चलिए बस थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं डिजास्टर, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड डिजास्टर। अब दोनों को हम कल कवर करेंगे। एक प्राकृतिक डिजास्टर होता है नेचुरल, एक मैन मेड डिजास्टर होता है। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल और मैन मेड, दिस हैपन ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस ऑफ द अर्थ एंड वेदर। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल्स में हम कल डिस्कस करेंगे, बस यही देख लेते हैं। ये धरती और मौसम की नेचुरल ताकतों की वजह से होते हैं। ठीक है, धरती और मौसम की जो प्राकृतिक ताकत है, प्राकृतिक जो बल है, उसके वजह से होते हैं। एग्जाम्पल में भूकंप, अर्थक्वेक, फ्लूड, बाढ़ आना, साइक्लोन, ठीक है, सुनामी हो गया, सूखा पड़ना या फिर ज्वालामुखी का फटना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूकंप, बाढ़, साइक्लोन, सुनामी, सूखा, ज्वालामुखी। ठीक है, मेन मेड होता है दीज आर काज्ड बाय ह्यूमन एक्शन या मिस्टेक, ये ह्यूमन, हम लोग की या इंसानी कामों या गलतियों की वजह से होते हैं। जैसे आग लगने की घटनाएं, ठीक है, इंडस्ट्रियल धमाके, सड़क या ट्रेन एक्सीडेंट, युद्ध, टेररिस्ट हमले वगैरह। ठीक है, टेररिस्ट अटैक वगैरह, जैसे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, वार हो जाते हैं, ठीक है, युद्ध हो जाते हैं, एक्सीडेंट, ट्रेन या फिर रोड एक्सीडेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोशन, फायर एक्सीडेंट, कहीं आग लग गया, तो ये हम लोग की गलतियों की वजह से होता है, जो मैन मेड डिजास्टर होता है। अब ये दोनों को हम थोड़ा डिटेल्स में कल देखेंगे। तो सब्जेक्ट कवर कर लिया है, बस एक रह गया, वो हो जाएगा आज ही। चलिए अच्छी बात है कृष्णा जी। ठीक है, चलिए तो आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइएगा। पुराने बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नए जो हैं इसको थोड़ा सा देख के आइएगा। प्राकृतिक डिजास्टर और मेन मेड डिजास्टर दोनों को देख के आइएगा, अपने मन से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्या लिखना है समझ में आ रहा है पूरा। कल हम बताएंगे थोड़ा सा अर्थक्वेक, फ्लूड, साइक्लोन के बारे में, सुनामी के बारे में, क्या होता है अच्छे से देखेंगे। तो आज आप बहुत अच्छे से आपदा देखिए क्या होता है, डिजास्टर, और नेचुरल मैन मेड डिजास्टर क्या है ये जाने। अब इसके बारे में कल हम देखेंगे नेचुरल डिजास्टर, फिर बहुत सारे डिफिनेशन को कवर करेंगे, फिर मैन मेड डिजास्टर को देखेंगे, वो हम कल क्लास की डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यही इतना। और देखिए फिर कह रहे हैं इन्वायरमेंटल बना करके लिखना है, कापी भर करके आना है। आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है, हिंदी में लिख के आइए, लेकिन इसमें छोड़ के नहीं आना है किसी को भी। सारी चीजें थोड़ा सा रिलेट करके लिखना है, इजी आता है क्वेश्चन पेपर और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। ठीक, चलिए।